नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ जीके जीएस से टॉप 30% जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि भारत में जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है कौन होता है। बहुत ही उम्दा प्रश्न है, पूछा गया है एग्जाम में। तो आप सभी लोग इसका सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। कह रहा है कि क्या राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री। तो जो भी इसका सही विकल्प है उसका चुनाव करें बहुत ही इत्मीनान से। और ये अच्छा प्रश्न। तो भारत में जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है। तो जो भी विकल्प एक ही तरफ बढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छा है। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा राष्ट्रपति। तो देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में कुछ चीज़ें। इसका अगर आर्टिकल पूछा जाता है तो इसका आर्टिकल है अनुच्छेद 52, है ना। अगर बात करता है तो अनुच्छेद 52 में कौन है, राष्ट्रपति है। और ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। इसकी जो पद की आयु डेट होती है वो 5 वर्ष होती है। 5 वर्ष तक रहता है अपने पद पर। और इसका जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है। और ये आयकर से मुक्त होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसका एक अध्यादेश होता है, वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत एक अध्यादेश जारी करता है। अगर पूछा जाता है इसकी महाभियोग प्रक्रिया तो अनुच्छेद 61 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 61 में क्या है कि महाभियोग प्रक्रिया है। और अगर 72 पूछ लिया जाता है तो इसका क्षमादान, किसी भी व्यक्ति की सजा को कम करना या फांसी की सजा को रोक देना इसके हाथ में होता है। तो इसका आर्टिकल पूछता है तो 72 होता है। और ये 3 प्रकार के आपात भी लगाता है, 352, है ना। और 356 और 360, है ना। ये भी इस किसके पास अधिकार है, ये भी राष्ट्रपति के पास है। तो फिलहाल राष्ट्रपति से इतना ही पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चोल काल में जो साला भोग था ये क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है ये, कि जो चोल काल थी, है ना, इसमें जो साला भोग था ये क्या था। क्या विद्यालय के लिए दी गई दान की भूमि थी, है ना। क्या एक बसा हुआ नया गांव था। क्या किसी योद्धा को दान में दी गई भूमि थी, या फिर सिंचाई सुविधाओं के लिए दान में दी गई भूमि थी, है ना। तो बात करते हैं कि दान में दी गई भूमि, ये तो तीनों में है दान में दी गई भूमि। अब ये किसके लिए दान में दी गई थी, क्या विद्यालय के लिए, योद्धाओं के लिए, या सिंचाई सुविधा के लिए। तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा आप सभी लोगों के लिए। तो जो भी विकल्प एक की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि जो साला भोग था ये विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि दान में दी गई थी। विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्स का पूर्ण रूप क्या है। ये सार्स क्या है, एक विषाणु का नाम है। और इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो क्या क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प का चुनाव करें। क्या रिसीवर एक्यूमुलेट जो रिस्पायरेटरी सिंड्रोम होगा, क्या जो रिसेप्टिव एग्जीक्यूटिव रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है, या फिर विकल्प सी है, या फिर डी है, क्या है। क्या सार्स एक पक्षी का नाम है। तो सार्स एक विषाणु है और इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जो भी विकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं, रिसीवर एक्यूटिव जो रेस्पायरेटरी सिंड्रोम, है ना, ये सार्स का पूर्ण रूप है। बहुत ही अच्छा प्रश्न माना जा सकता है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ये कहाँ स्थित है। क्या ये बेंगलुरु में है, हरिकोटा में है, पारादीप में है, और क्या त्रिवेंद्रम में है। कहाँ स्थित है ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो हरिकोटा में कौन सा द्वीप है ये बता दें। हरिकोटा में श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अगर पूछा जाए तो ये कहाँ स्थित है। तो ये है हरिकोटा में, है ना। तो अब ये हरिकोटा तो नहीं है, तो इसका क्या बेंगलुरु है या त्रिवेंद्रम है, इसमें से सही विकल्प का चुनाव कर लें। तो जो भी विकल्प ए या डी में जा रहे हैं वो थोड़ा सा सावधानी कर लें। अगर पूछा जाए विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ स्थित है तो ये त्रिवेंद्रम में हो जाएगा। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। और अगर पूछा जाए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है तो ये हरिकोटा में स्थित है। फिलहाल क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि जो रिवॉल्वर है इसका आविष्कार किसने किया था। जो पिस्तौल होती है, रिवॉल्वर होती है, क्या इसका आविष्कार वाटरमैन ने किया था, या एंटोनियो ने किया था, या सैमुअल कोल्ट ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। तो ये पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है। अगला देख लेते हैं। तो क्या वो वाटरमैन है, क्या वो वाटरमैन है, या सैमुअल कोल्ट हैं, या फिर एंटोनियो हैं। इनमें से सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये सैमुअल कोल्ट हैं। इसका सही विकल्प होगा सी। पिस्तौल का जो रिवॉल्वर का आविष्कार किया था वो किसने किया था, सैमुअल कोल्ट ने किया था। और ये वाटरमैन कौन है, तो इन्होंने फाउंटेन का प्रयोग किया था, है ना। फाउंटेन पेन जो आता था उसका आविष्कार किया था। कब किया था इन्होंने, 1884 में किया था, याद रखना इसको भी, है ना। तो ये 1885 में किया था। किसने किया था, फाउंटेन का प्रयोग किया था, है ना। तो याद रखना इसको भी। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं।
इनसे थोड़ी सी बात याद रखनी है, मैन है ना, वाटर मैन है ना। तो एक और याद रख लेना है कि इन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है ना। और ये जो वाटर मैन थे ये कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे, याद रखना। और उन्होंने कब प्रयोग किया था, तो 1884 में इसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जितने भी फैक्ट बनेंगे मैं सारे को बताऊँ, सबको मैं डिक्लेयर कर दूंगा। और यहाँ से जो भी लिखे हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से एक नंबर जरूर टेंड करता है, भारत के लोक राज्यों से लोक नृत्य है ना। तो फिलहाल देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। क्या वो राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, पंजाब के हैं, कहाँ के हैं गिद्धा और भांगड़ा। अगर ये अकेला गिद्दा लिखा होता तो आप सभी लोग कन्फ्यूजन की बात भी होती है ना। ये भांगड़ा लिखा हुआ है तो आप सभी लोग पकड़ गए होंगे कि पंजाब में ही ये सब भांगड़ा होता है ना। तो ये भांगड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना गिद्दा पूछा जाता है, तो गिद्दा को याद कर लें। गिद्दा कहाँ का है, तो पंजाब का लोक नृत्य है। और भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखा दे रहा हूँ। तो क्या लिखा रहा हूँ, जैसे पूछा जा सकता है बिहू, बिहू कहाँ का है, तो ये असम का है ना। और पूछा जाता है कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो ये केरल का है, याद रखना, मोहिनी अट्टम केरल का है। अगर पूछा जाए भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है ना, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और अगर एक और पूछ लिया जाता है, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मैं लिख रहा हूँ यक्षगान, ये कहाँ का है, तो ये है यक्षगान कर्नाटक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें लावड़ी और तमाशा, ये लावड़ी और तमाशा ये कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है ना। तो अब इत्मीनान से सुन लें, तो जब सुन लेंगे तो याद हो जाएगा कि गिद्धा और जो भांगड़ा कहाँ के हैं, ये पंजाब के हैं। और मैं लिख रहा हूँ कि बिहू ये कहाँ का है, असम का है। और मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है, तो ये केरल का है। और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। एक और बताया था कि यक्षगान ये कहाँ का, ये कर्नाटक का है। और एक लावड़ी और तमाशा ये कहाँ के हैं, तो ये हैं तुम्हारे महाराष्ट्र के, है ना। और एक और पूछा था कि चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो ये ब्रिज भाषा से है, मथुरा से, है ना, याद रखना। फिलहाल इतना पर्याप्त है कि गिद्धा और पंजाब ये कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। क्या वो लाल बहादुर शास्त्री थे, लाला लाजपत थे और भगत सिंह थे, या बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये उपनाम है, और मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया है, जो जिन साथियों ने नहीं देखा है वो प्ले में जाकर वीडियो देख सकते हैं। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं, उम्दा हैं, बढ़िया हैं, और अपनी तैयारी को बरकरार किए हुए हैं कि पंजाब केसरी का नाम क्या है, तो ये हैं लाला लाजपत राय, है ना। इनसे एक अच्छा सा फैक्ट बता देता हूँ कि इन्होंने 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया था उसकी इन्होंने विरोध किया था इसका, है ना। और विरोध क्यों किया था, इसमें एक भी भारतीय का शामिल नहीं होना, सभी अंग्रेज थे इस साइमन कमीशन में। तो इन्होंने सड़कों पर इसका आंदोलन किया, और इसी आंदोलन में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहीं से क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है, बहुत पूछा जाता रहा, हिस्ट्री से ट्रेंड क्वेश्चन रहा, क्योंकि इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता रहा कि वह कौन सा व्यक्ति था जो किसी का विरोध करते समय पुलिस की लाठियों से मृत्यु हो गई थी। तो वो थे लाला लाजपत राय, और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी 1928 में मृत्यु हुई गई थी, है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की है ना। तो अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन क्षेत्र है इसकी खोज कब की गई थी, है ना। बहुत ही बढ़िया और उम्दा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से जितने भी फैक्ट बनेंगे ओजोन परत से मैं सबको बताऊंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे देख लेते हैं। अगला कि ओजोन जो परत है उसका छिद्र कहाँ हुआ, तो अंटार्कटिका में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि ओजोन पर जो छिद्र है वो कब हुआ था, तो अंटार्कटिका में हुआ था। ये कब हुआ था, क्या 1980 में, या 20 में, या 85 में, 2003 में, कब हुआ था। तो इसकी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने वाली है कि 1985 में अंटार्कटिका पर ओजोन की परत में छिद्र हुआ था। इसका पता किसने लगाया था, एक थे जोसेफ जोसेफ फोरमैन थे, है ना। इन्होंने ही पता लगाया था कि ओजोन में, अंटार्कटिका की जगह ओजोन में छिद्र हो गया है ना। और अगर पूछ लें कि इसके लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है, तो ये CFC इसके लिए क्षरण के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। और CFC में एक गैस होती है क्लोरीन, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि क्लोरीन ही
जो ओजोन परत की को क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है ना। अगर क्लोरीन नहीं मिलती है तो CFC जरूर ऑप्शन में मिलेगा कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस है, तो वो CFC है ना। और बात कर लेते हैं कि एक सम्मेलन हुआ था कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में, वहीं से ये 16 सितंबर निकल के आया है। 16 सितंबर को क्या होता है कि ओजोन दिवस मनाते हैं, है ना। अगर एक अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाते हैं। और ओजोन जो परत है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, है ना। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। अगर इसके पूछी जाए कि मापने की इकाई क्या है, तो इसके मापने की इकाई है डॉप्सन, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट थे, चाहूँ तो मैं दोबारा रिपीट भी कर सकता हूँ उनको, कि लिखने का इतना स्पेस नहीं है। ओजोन परत जब का छेद हुआ था तो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था अंटार्कटिका में। कब हुआ था, 1985 में। इसका पता किसने लगाया था, इसका पता लगाया था फोरमैन ने, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका पता किसने लगाया था, फोरमैन ने 1985 में अंटार्कटिका पर छिद्र हुआ था, है ना। अब क्या देख लेते हैं कि ओजोन परत कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन परत मनाया जाता है। इसकी मापने की इकाई क्या है, इसकी मापने की इकाई है डॉप्सन, है ना। और ये कहाँ पाई जाती है परत, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है ना। और यहीं से बता दें कि समताप मंडल में ही वायुयान वगैरह उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर समान रहता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि दिया सलाई के नोक में क्या लगा रहता है। जो आप दिया सलाई का मतलब माचिस, जब आप माचिस में जलाते हैं तो जो ब्लैक कलर का लगा रहता है या रेड कलर का लगा रहता है वो क्या है ना। तो देख लेते हैं क्या है। क्या सफ़ेद फास्फोरस होता है, या लाल फास्फोरस, या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी कर ले जाएंगे, आशा है हमें ऐसी। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है, कि जो इसमें लगा रहता है वो क्या लगा रहता है, कि जो दिया सलाई के नोक में वो लगा रहता है रेड फास्फोरस, है ना। याद रख सकते हैं, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि सभी को आना चाहिए। तो एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, कि पेंसिल में जो काली जो नोक होती है, जो काला काला होता है, वो क्या होता है, वो ग्रेफाइट होता है, याद रखना, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, कि जो पेंसिल की नोक में जो काला होता है वो क्या होता है, तो वो ग्रेफाइट होता है। और ये ऊष्मा का मतलब, अरे सॉरी, ये क्या है कि ये विद्युत का सुचालक है ना। अगर पूछा जाए ग्रेफाइट क्या है, तो विद्युत का सुचालक है ना। याद रखना इसको भी, ये दोनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कि जो काला काला होता है वो क्या होता है पेंसिल में, वो होता है तुम्हारा ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इतनी बात याद रखनी है। फिलहाल अपना क्वेश्चन क्या था, कि दिया सलाई में क्या होता है, तो रेड फास्फोरस। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है, मतलब ये किस खेल से संबंधित है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है ना। और रंगा स्वामी जो कप है उसका संबंध किससे है, देवदार ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो ट्रॉफियों से एक क्वेश्चन का हो तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ट्रॉफी विभिन्न प्रकार के खेल और उनकी ट्रॉफियों से क्वेश्चन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर वीडियो बना दीजिए। मैं वीडियो बना दूंगा। यहाँ से एक प्रश्न जरूर ट्रेंड करता है, क्या ट्रेंड करता है, कि पूछा जाएगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, और वहाँ 4 खेल दे देगा और पूछ लेगा, है ना। तो फिलहाल यहीं से एक क्वेश्चन है कि सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है। क्या ये क्रिकेट का है, हॉकी का है, फुटबॉल का है, बैडमिंटन का है, किसका है, तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं सही है, ये हॉकी के से संबंधित है ना। और अगर पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये हॉकी ही है ना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर, है ना। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ें हैं ये तीनों, क्योंकि अगर पूछा जाए खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है ना। और हॉकी से ये संबंध भी है किसका, जौहर कप का, है ना। क्वेश्चन फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो तोलकापियम है ये किस भाषा के प्रसिद्ध वैयाकरण है। वैयाकरण का मतलब होता है उस भाषा के मतलब ज़्यादा जानकार होना, है ना, उस भाषा को ज़्यादा समझने वाले और प्रथम व्यक्ति, है ना। तो वैयाकरण, ऐसे वैयाकरण से बात याद आ गई। देखो अगर पूछा जाए कि हिंदी का वैयाकरण किसे कहा जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि हिंदी का वैयाकरण किसे कहा जाता है, या फिर संस्कृत का वैयाकरण किसे कहा जाता है, या संस्कृत के पाणि किसे कहते हैं, है ना। तो नहीं, संस्कृत के पाणि, है ना, नहीं क्वेश्चन बन नहीं रहा। हाँ, संस्कृत के वैयाकरण ही आएगा, है ना। तो संस्कृत के जो वैयाकरण हैं या हिंदी के वैयाकरण हैं वो कौन है, तो हिंदी के जो वैयाकरण हैं वो हैं तुम्हारे किशोरी दास वाजपेयी, है ना, किशोरी दास वाजपेयी। और संस्कृत के वैयाकरण कौन है, तो ये हैं पारणी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 से 4 बार पूछा गया है, कि संस्कृत के जो पारणी है, जो संस्कृत के वैयाकरण है वो कौन है, तो ये पारणी है। और यहीं से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। संस्कृत की बात चल रही है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 से 4 जो जो फैक्ट मैंने बताए हैं, है ना।
कि हिंदी का वैयाकरण पूछा जाए तो सूर्यदास वाजपेयी, संस्कृत का वैयाकरण पूछा जाए तो पाणिनि और महाश्रेय सूत्रों की संख्या 14 है ना। फिलहाल ये क्वेश्चन हिंदी से थे, लेकिन अपना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। अपना अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो तोलाकापियम थे ये किस भाषा के प्रसिद्ध वैयाकरण थे, है ना। 3 वैयाकरण हमने आज सीखे हैं, हिंदी का, संस्कृत का और ये तमिल भाषा के थे। जो भी विकल्प ए का विकल्प चुन रहे हैं बहुत ही बढ़िया है ना। अगर पूछी जाए कि तमिल की रामायण कौन सी है तो इसका नाम लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं फैक्ट लिखा रहा हूँ, कंब रामायण है ना, कंब रामायण है ना। तमिल की रामायण का नाम क्या है, कंब रामायण है और इसकी रचना कौन है, कंबन जी हैं, है ना। कंबन ने इसको लिखा था, है ना। कैसे याद रखेगा, कंब और यहाँ से भी कंब, है ना। तो ये कभी नहीं भूलोगे, जो कंब रामायण है इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार कंबन है ना। और इसको किस नाम से जाना जाता था, तो ये चक्रवर्ती से संबंधित थे, इन्हें कवि चक्रवर्ती कहा जाता था, है ना। ये भी क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है कि कंबन को किस नाम से विख्यात थे, तो कवि चक्रवर्ती के नाम से विख्यात थे। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है कि जो भी विकल्प ए की तरफ बढ़ रहे थे सही है। फिलहाल इसका जो अपना क्वेश्चन था इसका सही विकल्प ए होगा, और है ना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, क्या वो पृष्ठतनाव के कारण होती हैं, या श्यानता के कारण, या वातावरण के घर्षण के कारण, या गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं। ये साइंस से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग कर जाएंगे आशा है। तो इसका सही विकल्प ये होगा, पृष्ठतनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, है ना। इसी पृष्ठतनाव के कारण ही जो घर में लालटेन होती है ना, उसमें जो मिट्टी का तेल होता है इसी पृष्ठतनाव के कारण चढ़ता है ना। फिलहाल अगला नहीं, वो सॉरी मैंने बताया, पृष्ठतनाव नहीं है, वहाँ क्या है कि जो केशिकत होता है उसके कारण ही तेल चढ़ता है। कहाँ पे, जो दिया सलाई होती है वो मतलब तेल जो चढ़ता है वो केशिकत के कारण चढ़ता है ना। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों गलत बताने के लिए। फिलहाल जो अपना क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें, तो ये पृष्ठतनाव ए। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूरोपा है जो किसका प्राकृतिक उपग्रह है। क्या ये मंगल ग्रह का है, शनि का है, बृहस्पतिवार का है, या अरुण का है, किसका है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं सही है। इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति जो ग्रह है इसका ही ये उपग्रह है। और इसका एक सर्वाधिक बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो ये है ज्ञानीमेड, है ना। ज्ञानीमेड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बृहस्पतिवार का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ज्ञानीमेड है। और बृहस्पतिवार को ही पीला ग्रह बोला जाता है, याद रखना कि पीला ग्रह किसे कहते हैं, तो बृहस्पतिवार को कहते हैं, है ना। अब मैं क्वेश्चन इन ऑप्शंस पे जा रहा हूँ कि मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, याद रखना। लाल ग्रह कैसे कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। और ये लाल जो ग्रह है इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक है ना। इसी के कारण ही इसकी मिट्टी लाल है। और इसके 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से उपग्रह हैं, ये हैं डीमोस और फोबोस, है ना। ये 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस, इसके मंगल ग्रह के। और मंगल ग्रह पर ही एक पर्वत है, इसका नाम है नेक्स ओलंपिया, है ना। नेक्स्ट ओलंपिया, ये क्या, ये मतलब कहा जाता है इसके बारे में कि ये अपनी एवरेज से जो ऊंचाई है 88-48, इससे 3 गुना ऊंचा है, इतना ऊंचा ये पर्वत है नेक्स्ट ओलंपिया। पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। और देख लेते हैं इसके बारे में कि शनि के बारे में क्या है, तो शनि वलय वाला ग्रह है, छल्लों वाला ग्रह है। और अगर इसकी पूछा है कि सर्वाधिक उपग्रह किसके ग्रह के हैं, तो वर्तमान में शनि के हैं 82, है ना। इसके बारे में देख लेते हैं कि अरुण के बारे में क्या है, तो ये देख लेते हैं कि अरुण को हम ठंडा ग्रह भी बोलते हैं, और इसे लेटा ग्रह के नाम से जाना जाता है ना। अब इतना पर्याप्त था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो कोरंडम है ये किसका अयस्क है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कोरंडम किसका अयस्क है, क्या ये तांबे का है, चांदी का है, लोहे का है, एल्युमिनियम का है, किसका है। फिलहाल एल्युमिनियम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो फिलहाल जो भी क्वेश्चन इसका कोरंडम किसका अयस्क है, तो ये चांदी का अयस्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछा जाए कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये आपसे बिल्कुल ही घर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो सुपरसोनिक विमान होते हैं वो किस चाल से उड़ते हैं। जो सुपरसोनिक विमान होते हैं वो किस चाल से उड़ते हैं, क्या ध्वनि की चाल से उड़ते हैं। अगर यही पता नहीं है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 330 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ध्वनि की चाल चलती है। क्या ध्वनि की चाल से कम, या ध्वनि की चाल के बराबर, या ध्वनि की चाल से अधिक, या प्रकाश की चाल से अधिक, है ना। ये किस स्पीड से चलते हैं, सुपरसोनिक जो जेट होते हैं वो किस स्पीड से चलते हैं। तो जो भी विकल्प सी का चुनाव कर रहे हैं बहुत बढ़िया है कि सुपरसोनिक जो चलते हैं वो ध्वनि की चाल से अधिक चलते हैं, मतलब 330 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी ज़्यादा, है ना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ लोग ऑप्शन से ही गलत कर लेते हैं, उन्हें खूब याद रहता है, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे गलत कर लेंगे कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है, क्या 0 डिग्री या 4 डिग्री, -4 या -F, है ना। तो मैं बता देता हूँ इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है। तो ये 4 डिग्री है, माइनस में नहीं जाना है, तो ये बात यहीं गलत कर लेते हैं लोग। तो विश्व जो जल का तापमान होता है, जो घनत्व होता है, वो 4 डिग्री पर बिल्कुल सेम रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 1947 में भारत का प्रधानमंत्री था जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो क्या भारत के गवर्नर जनरल, महात्मा गांधी या राष्ट्रीय कांग्रेस। ऐसा तो नहीं है, ये दोनों विकल्प गलत हैं। तो ये विकल्प ए सही हो जाएगा, इसके द्वारा ही 1947 में प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते थे। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किससे संबंधित है। लॉ और फ्लोटिंग का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें कि लॉ और फ्लोटिंग का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये किसने कहा था, क्या न्यूटन ने कहा था, या गैलीलियो ने कहा था, या फिर आर्किमिडीज ने, या फिर न्यूटन ने, है ना। तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा आर्किमिडीज, है ना। ये क्या है कि लॉ और फ्लोटिंग का सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ को आंशिक रूप से डुबोते हैं तो वो अपने भार के विकृत का तुमानी हो जाता है ना। तो ये फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा 17 का सी। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाना साहब जो 1957 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए थे वो कौन थे। क्या बाजीराव के तृतीय पुत्र थे, या पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, या अवध के नवाब में सैनिक थे, या बनारस के नरेश से संबंधित थे, है ना। तो इनसे नाना साहब से क्वेश्चन पूछा गया है, ये कौन थे, है ना। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो सही है, ये दत्तक पुत्र थे। अगर इतना ही याद रहेगा तभी विकल्प सही हो जाएगा। नाना साहब कौन थे, दत्तक पुत्र थे। और ये किसके दत्तक पुत्र थे, तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, है ना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में करजन वायली नामक ब्रिटिश अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऐसा किसने किया था, क्या मदन डिंगरा थे, ऊधम सिंह थे, हैं। तो ऊधम सिंह ने तो क्या किया था, ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मार दिया था लंदन में जाकर। वो कौन थे, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड का आरोपी था, है ना। तो ऊधम सिंह ने उसको मार दिया था। लेकिन ये पूछ रहा है कर्नल वायली की हत्या किसने की थी, तो ये की थी मदन लाल ढींगरा ने। फिलहाल अपना विकल्प ए सही हो जाएगा कि करजन वायली की हत्या किसने की थी, तो मदन डिंगरा ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कहीं कहीं किताबों में कठोर भी दिया है, लचीला दिया है ना। तो मैं इसका सही विकल्प बताऊंगा, क्या कठोर है या बहुत ही कठोर है, लचीला है। तो जो भारतीय संविधान है दोनों हैं, कहीं कहीं कठोर है तो कहीं कहीं लचीला है, ये दोनों हैं। तो फिलहाल इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला विकल्प देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा सकता है, कानून मंत्री पूछ रहा है तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, क्या भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो जो भी विकल्प एक या बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री यही थे और उन्होंने ही 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रारूप समिति का गठन किसने किया था, तो भीमराव अम्बेडकर ने किया था। अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछें तो भीमराव अम्बेडकर। अगर इसमें संख्या पूछते हैं तो इनमें संख्या हो जाती है 7, है ना। तो और भी देख लेते हैं इन लोगों के बारे में कि ये जवाहरलाल नेहरू कौन थे। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव का जो पारित की थी, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव का। यही आगे चलकर प्रस्तावना बदल गई थी। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, वो कब हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन 1976, है ना। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब प्रस्तावना में संशोधन हुआ, तो 1976 में हुआ। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, है ना। और प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, कब हुआ है, डेट सुन लें कि 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये सरदार वल्लभ भाई कौन थे, तो ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, याद रखना। और ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इन्हें ही कलाम साहब को मिसाइल मैन कहा जाता था। फिलहाल स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई है। क्या वो 15 अगस्त है, 3 जून है, 14 अगस्त है, या 18 जुलाई है।
क्या है, तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो 3 जून को ही एक घोषणा आई थी, कौन लेकर आया था? माउंटबेटन जी लेकर आए थे। इसी को माउंटबेटन योजना कहा जाता है कि है ना। अब विभाजन हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था? माउंटबेटन के आधार पर हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1947 का गठन किया था इस योजना का। और ये लगभग 18 जुलाई के आसपास इसको मतलब विभाजन कर दिया गया था, है ना, याद रखना इसको भी। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जब ये विभाजन हुआ था 1947 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1947 के समय? तो वो थे JB कृपलानी साहब, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये झंडा समिति के भी अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है इसका सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? क्या न्यूटन ने दिया, चार्ल्स डार्विन ने, मेंडल साहब ने, यानी में से कोई नहीं? तो बता दें कि ये मेंडल कौन है? ये आनुवंशिकता के जनक माने जाते हैं, आनुवंशिकता के जनक, हेरिडिटी के जनक। और न्यूटन कौन है? इन्होंने ग्रहों के नियम दिए थे, केपलर के नियम इन्होंने ही दिए थे, न्यूटन ने, है ना। और फिलहाल इसका जो सही विकल्प हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिंडानाओ खाई किस महासागर में स्थित है? क्या अटलांटिक में है, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। जो मिंडानाओ खाई है ये किस महासागर में स्थित है ना। अगर पूछा जाए तुमसे कि बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी है, यहाँ कोई भी जहाज या व्यक्ति जाता है तो यह वापस नहीं आता। पूछा जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है ना। और सबसे ज़्यादा जो भूकंप हैं या बलों वाला वो कहा जाता है तो ये है प्रशांत महासागर, है ना। सबसे ज़्यादा भूकंप प्रशांत महासागर की पेटी में ही आते हैं। और प्रशांत महासागर में एक मैरियाना गर्त है, बहुत ही गहरा गर्त है मैरियाना गर्त, जिसकी जो गहराई है वो है 11,000 कुछ प्लस, है ना। फिलहाल क्वेश्चन अपना पूछा जा रहा है कि जो मिंडानाओ खाई है वो कहाँ स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर में ये खाई स्थित है। और यहाँ एक और खाई है, इसका नाम है मैरियाना गर्त, है ना, याद रख सकते हैं। और बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है ना। तो ये फिलहाल टॉप 30 क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, किसी कारण मैंने टाइप नहीं कर पाया हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।